नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि उसकी भक्ति है और कृषि उसकी शक्ति है। कृषि उसकी निद्रा और कृषि उसका जागरण है। हाईटेक खेती के अंतर्गत प्रदेश के बहुत से किसान भाई पॉली हाउस में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, डच रोज, लिलियम, झरबेरा की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी लाभ को देखते हुए आज हम आपको मिलवा रहे हैं गांव दड़बल, जिला राजसमंद के प्रगतिशील किसान दिनेश पालीवाल से, जो कि पॉली हाउस में रेड केवेज, कलर कैप्सिकम, ब्रोकली और खीरा की खेती करते हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को कि इन्हें पॉली हाउस लगाने में कितना अनुदान मिला और इसमें खीरा की खेती किस प्रकार से कर रहे हैं। मैं भी खेती का काम करता हूँ। पहले मुंबई काम करता था और वहाँ पर मुझे कुछ काम जमा नहीं, तो मैं गांव में आया और गांव में कुछ करने के लिए सोचा। जानकारी मिलती रही कि अभी पोली हाउस का चल रहा है, तो आप पोली हाउस लगा के अच्छी इनकम पैदा कर सकते हो। तो फिर हमने भीम में जाके पोली हाउस देखा, उसकी जानकारी ली और फिर 2014 में हमने पोली हाउस लगवाया। तो उसमें फिर हमने खीरा लगाया, 1000 वर्ग मीटर में खीरा लगाया। पोली हाउस लगा के खीरा लगाया तो उसमें हमारे को अच्छी इनकम हुई और उसमें 70% सब्सिडी मिली गवर्नमेंट की तरफ से। और लागत थी 9,44,000 लागत थी। और फिर हमने खीरा लेने के बाद वापस उसमें कलर शिमला मिर्च की, जिसमें लाल पीली हरी शिमला मिर्च की, उसमें हम 3 लाख रुपए कमाए थे। और वैसे खीरा में ज़्यादा पैसा मिलता है, तो साल में एक बार हम खीरा करते हैं, एक बार ब्रोकली, रेड केबेज, लेट्यूस, ये इसकी खेती करते हैं। हमारे को खीरे में अच्छी मुनाफा मिल जाता है। और जो हमारी ये ब्रोकली और ये हैं तो ये लगाते हैं हम, ये होटलों में सप्लाई करते हैं। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, पुणे और दिल्ली तक मार्केट में हमारा ये सब्जी बेचते हैं। और इस बार हमने ये करने के बाद हमारा इसी तरफ ध्यान चला गया और हम इसी पर ध्यान देते हैं और हमारे को अच्छी इनकम हो जाती है। ये इसमें मुनाफा मिलने के बाद हमने देखा कि और कुछ करें, तो हमने 2,000 वर्ग मीटर का और ग्रीन हाउस लगाया। उसमें भी हम खीरा करते हैं, ब्रोकली, रेड केबेज, पार्सले, बेसिल, ये सब खेती हम करते हैं और हमारे को अच्छा मुनाफा मिलता है। एक ग्रीन हाउस में सालाना 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। हाँ, 1000 स्क्वायर मीटर। और 2000 में है तो उसमें 6 से 6.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। और हमने 4 और लोगों को रोज़गार भी दे रखा है, तो उनका भी गुजारा यहीं से निकल जाता है। प्रदेश के किसान भाई ने परंपरागत खेती से हटकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पॉली हाउस में खेती करना बेहतर रोजगार समझा और इसके लिए इन्होंने विशेषज्ञों से जानकारी लेकर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस लगाकर खेती करना शुरू किया। और आज के समय में पॉली हाउस में विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके लाखों रुपये कमा रहे हैं। इतनी अच्छी आय कमाने के लिए ये किसान खेती किस तरह से करते हैं, वो इस प्रकार से है। अभी हमने ये जो खीरा की फसल है, ये 19 मई को लगाई थी और ये 30 जून तक मार्केट, इसकी प्रोडक्शन मार्केट में निकलने चालू हो जाएगा। ये किसान भाई लाखों की आय कमाने के लिए पॉली हाउस में खेती करने के लिए सबसे पहले खेत तैयार करते हैं। इसके बाद मिट्टी को फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद बेड का निर्माण फसल की किस्म और प्रजाति के अनुसार होता है। बेड बनाने के बाद मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्वस्थ बीजों का चयन कर समान दूरी पर बुवाई करते हैं। अभी हमने ये जिग-जैग में लगा रखा है, जैसे क्रॉस में लगा रखा है। और इसमें ज़्यादातर खीरे में प्रॉब्लम नेमाटोड की आती है, तो नेमाटोड के लिए हम इसमें गौमूत्र भी देते हैं। और ये हजारा भी लगा रखा है, हजारा से इसमें थोड़ा नेमाटोड कवर होता है। 45 सेंटीमीटर का खीरे से पंक्ति में 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। प्लांट टू प्लांट 45 और ये 70 सेंटीमीटर। 3000 पौधे हैं, 1000 में टोटल 3000 पौधे हैं। अभी गर्मी ज़्यादा है तो हम ड्रिप भी, फोगर भी चलाते हैं, स्प्रिंकलर भी चलाते हैं, उससे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। वैसे 1 से 1.5 घंटे के लिए चलाते हैं, दोपहर में 2 से 3 बजे, 3:30 बजे तक चलाते हैं। मेन तो टेम्परेचर मेंटेन पे ही फसल निर्भर करती है। टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो बीमारियाँ कवर हो जाती है। 35 लगभग 35 से 37 तक हो जाए तो चल जाए। ड्रिप 10 मिनट ड्रिप चलाते हैं, इसमें 1000 की पिलाई हो जाती है। 1000 वर्ग मीटर की पिलाई 10 मिनट में हो जाती है। हाँ, रोज़ 10 मिनट रोज़ चलाते हैं। और इसमें वाइट फ्लाई भी आती है, उसके लिए वो नीम ऑयल का ये स्प्रे कर देते हैं। 15 ml 15 लीटर टंकी में डालते हैं। किसान भाइयों, एक नजर डालते हैं इस किसान के द्वारा पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने से मिलने वाला आय व्यय एवं शुद्ध मुनाफे के बारे में, जो इस प्रकार से है। इसमें 1000 वर्ग मीटर का खीरा लगाते हैं तो इसमें वैसे तो 10 से 12 टन खीरा निकलता है, पर कम से कम 9 टन तो मान ही लो। 9 टन खीरा निकलता है तो 30-35 एवरेज 30-35
की रेट मिल ही जाती है। और गए टाइम तो हमारे को, हम वैसे जोधपुर मंडी में मार्केट अपने ये बेचते हैं खीरा। अगर 1000 में अगर अपने खीरा लगाते हैं तो बेड का, खाद बीज का और ये खर्चा आ जाता है लेबर का, 30,000 रुपया लेबर का हो जाता है 4 महीने का। और बीज का होता है 15,000 रुपये बीज का होता है। और फिर अपने दूसरा और खर्चा अपने खाद पानी का खर्चा होता है 15 से 20,000 खाद पानी का हो जाता है, दवाई पानी का हो जाता है। इसमें कम से कम अगर 10 टन खीरा भी मान ले तो 35 का भाव भी अपने मिल जाए तो 3.5 लाख का रुपया बन जाता है। उसमें लेबर का ये खर्चा निकाल के 1 लाख रुपया लेबर का अपने दूसरा खर्चा निकाल देते हैं। नेट प्रॉफिट अपने को 2.5 लाख रुपया तो मिल ही जाता है 4 महीने में। हमारे कुल 3 पोली हाउस है तो 2.5 एक में करके 7.5 लाख रुपये तो बच ही जाते हैं 4 महीने में। उसके बाद हम दूसरी फसल करते हैं, वो एक्स्ट्रा हो जाती है। किसान भाइयों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप और या बाहर सिटियों में काम न करके अगर अपने के पास खेती उपलब्ध है तो आप खेतों पे ही ध्यान दें और नौकर न बन के मालिक बने और दूसरों को भी रोजगार दें। प्रदेश में मूंगफली की खेती से होते मुनाफे को देख अब किसानों के बीच इसकी खेती को लेकर ललक बढ़ी है और मूंगफली की खेती का दायरा भी राज्य में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो किसान इस मौसम में मूंगफली की खेती करने जा रहे हैं वे इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए बुवाई करते समय किन किन पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK द्विवेदी से। मूंगफली भी एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि भारत ही पूरे विश्व में इसका महत्व है। सबसे बड़ा महत्व इसका यह है कि इसके दाने का उपयोग जो है तमाम किस्म का व्यंजन बनाने के लिए, नमकीन बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए, तेल जो है इसमें होता है 40 से 50% तक तेल निकालने के लिए होता है। और इसका खल्ली जो है वो भी तमाम बच्चों का ये पौष्टिक पदार्थ भोजन उनके लिए बनता है, पशुओं के लिए खली बनती है और खेत में भी डालने का होता है। तो ये मूंगफली बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो है सबसे ज़्यादा उपयोग तो भून करके, फली को भून करके जो दाना निकाल करके खाते हैं वो जो है बहुत अच्छा होता है। इसकी बुआई का समय है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इसकी बुआई करना चाहिए। इसका अच्छा समय होता है इस समय। मूंगफली की खेती। किसान भाइयों, खरीफ मूंगफली की सफल खेती के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें वर्षा के पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो। इसके लिए आपको ज़्यादा बलुई और ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं, मध्यम जमीन जो है बलुई दोमट होना चाहिए और उसमें जीवांश की मात्रा होना चाहिए ज़मीन में। और उसमें अगर कमी है तो आप 2 टन 1 एकड़ में, एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 एकड़ में 2 टन कंपोस्ट खाद जो है बुआई से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले मिला देना चाहिए। तब आपको मूंगफली बुआई करना चाहिए। तब इसकी जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद पाटा दे करके बराबर कर देते हैं। इसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। मूंगफली बुआई के लिए जो है 2 किस्म के पाई जाती है। एक होता है जैसे कि गुच्छेदार, वो ऊपर को बढ़ती है। इसका किस्म है AK 12-24, कुबेर JL 24 और फुले प्रगति। और फैलने वाले में है यल 13 और विक्रम। बीज के जरिए फफूंद जनित रोगों की रोकथाम हेतु प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थायरम या कैप्टान अथवा 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बेंडेजियम से उपचारित करें। इसके लिए खाद की आवश्यकता यह है कि यह भी राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाता है। ये भी राइजोबियम जीवाणु इसके जड़ में पाए जाते हैं, डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। अगर इसको डाल दिया जाता है तो खाद की अच्छी खासी बचत हो जाती है। झुमका किस्मों का 100 किलोग्राम, विस्तारी किस्मों का 60 से 70 किलोग्राम तथा अर्ध विस्तारी किस्मों का 80 से 85 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेवे। ये गुच्छे वाली जो ऊपर की बढ़ती है इसकी बुआई की दूरी है 30 सेंटीमीटर पौधा पंक्ति से पंक्ति और पौधा 10-15 सेंटीमीटर। और जो फैलने वाली होती है इसका जो है पंक्ति से पंक्ति बुआई रखते हैं हम 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधा जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। तो हुआ बुआई का। और कोट चीर करके बीजों को गिराना चाहिए। बीजों को जो है 4 से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा गहराई में नहीं डालना चाहिए। अब एकड़ के हिसाब से आपको कुल 25 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 20 से 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की जरूरत 1 एकड़ के लिए जो पड़ेगी बुआई में डाल दीजिए। हम सिंगल सुपर फास्फेट की इसलिए अनुशंसा करते हैं दलहनी या तिलहनी फसलों में या अन्य फसलों में भी। इसमें जो है कैल्शियम पाया जाता है, इसमें सल्फर पाया जाता है और इसमें फास्फेट पोटाश तो पाया ही जाता है।
तो जो हम लोग अनुशंसा अलग से करते हैं 20 से 30 किलोग्राम सल्फर डालना चाहिए 1 हेक्टेयर में, या जो है 12-14 किलोग्राम 1 एकड़ में डालना चाहिए सल्फर दलहनी तिलहनी में। तो अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो स्वतः आपूर्ति हो जाती है और हमको अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता। अगर हम इसको इस तरह से बुआई करके हम जो है फसल को तैयार कर ले, वो बुआई कर देते हैं, 30 दिन के आसपास फिर निकौनी करके जो है उसका जो है खरपतवार निकाल देते हैं और जो अवांछित पौधे होते हैं उनको निकाल देते हैं। इस तरह से हम इसकी बुआई करके मूंगफली का जो है तैयारी कर लेते हैं और हमारा पौधा वृद्धि के लिए तैयार है। पंक्तियों के बीच में गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने के बाद हल्का हल्का मिट्टी चढ़ा देते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि फालतू पानी अगर बरसात में जो आता है वो निकल जाता है और ज़रूरत पड़ती है तो हम सिंचाई करने के लिए उसी नाली से हम जो है किफ़ायती सिंचाई कर देते हैं। इस तरह से हम मूंगफली की खेती कर सकते हैं। हमारे देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसके विपरीत खेती बाड़ी और बागवानी करने की जमीन सीमित होती जा रही है। ऐसे में हमें अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए खेती बाड़ी की पुरानी पद्धतियों से हटकर बागवानी में आधुनिक तकनीक को अपनाने की जरूरत है, जिसके तहत सघन बागवानी फल उत्पादन का एक अहम जरिया है। तो चलिए आज हम आम की सघन बागवानी पर विस्तार से जानकारी लेते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर रूबी रानी से। सघन बागवानी में फल जल्दी आना शुरू हो जाता है, साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। फल की गुणवत्ता अच्छी होती है। इस पद्धति में मजदूरी भी कम लगती है क्योंकि पौधों को कटाई छटाई करके छोटा रखा जाता है, जिससे पौधे पर किया जाने वाला शस्य कार्य आसानी से हो जाता है। इस पद्धति में पूरी जमीन का सही उपयोग कर पाते हैं। सघन बागवानी में खाद, पानी, सूर्य की रोशनी, फफूंदनाशी, कीटनाशी का लगभग पूरा का पूरा उपयोग हो जाता है, जिससे कि परंपरागत बागवानी की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। किसान भाई की सभी किस्म के पौधे सघन बागवानी में नहीं लगाए जाते हैं। जो आप 2.5 मीटर से 2.5 मीटर के अंतराल पे लगाएंगे उसके लिए आम्रपाली किस्म बहुत ही उपयुक्त है और इसको आप 5 मीटर और 5 मीटर के अंतराल पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मल्लिका, गुलाब खास आदि किस्मों को आप 5 मीटर के अंतराल पे लगा सकते हैं। बम्बई को, लंगड़ा को लगाना, दशहरी को भी लगाना चाहें 5 मीटर के अंतराल पे लगा सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी कैनोपी मैनेजमेंट करने में, उसके छत्रप के प्रबंधन में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सघन बागवानी लगाने का सबसे सही समय जो आप सामान्य बगीचा लगाते हैं उसी समय, जैसे कि आप बगीचा लगाने के लिए आप जुलाई से शुरू कर देते हैं लगाना, उसकी तैयारी जो है अप्रैल महीने से ही शुरू कर देते हैं गड्ढे की खुदाई। तो गड्ढे की खुदाई आप अप्रैल महीने में ही करते हैं और खुदाई कहाँ पे करें, कितनी दूरी पे करें, इसके लिए सबसे पहले आप विन्यास तैयार कर लें। जिस खेत में आपको लगाना है उसकी सफाई करके एक रेखांकन कर लें और ताकि वो आपका वर्गाकार विधि में, वर्गाकार तरीके से आप लगा सकें। पौधे से पौधे के बीच की दूरी और कतार से कतार के बीच की दूरी भी आप वो समान हो सके, इसके लिए आप जो है पहले इसका रेखांकन कर लें। गड्ढे की तैयारी। आम के पौधे लगाने के लिए मई महीने में 1 गुणे 1 गुणे 1 मीटर आकार के गड्ढे खोद लें। अगर मिट्टी उपजाऊ हो तो 60 गुणे 60 गुणे 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे पर्याप्त होते हैं। और लगाने के पहले आप मिट्टी को भर दीजिए। जो बाहर आपने मिट्टी निकाली थी उसके साथ कम से कम आप 10 किलो लगभग कंपोस्ट, 2 से 2.5 किलो आप नीम की खल्ली या अरंडी की खल्ली आप डालें उसमें। इसके अलावा 250 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट DAP और 50 ग्राम फ्यूराडॉन। अगर आपको किसी तरह से उसमें लगता है कि कीड़े हो सकते हैं मिट्टी में तो उसके लिए आप 50 ग्राम फ्यूराडॉन प्रति गड्ढे डाल करके उसको भरें और उसको अच्छी तरह से पानी डाल दें ताकि सारी मिट्टी बैठ जाए। जब मिट्टी बैठ जाए तब उसको बीच में गड्ढा करके और वहाँ पर आप पौधे लगाएं और हल्का सा उसको जड़ के साथ मिट्टी में दबा दें, फिर उसके तुरंत उसको पटवन कर दें। फिर खेत को समतल करके पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी के अनुसार रेखांकन कर लेना चाहिए। आम्रपाली किस्म को छोड़कर सभी किस्मों के लिए रेखांकन 5 गुणे 5 मीटर पर रोपण करना चाहिए। आम्रपाली किस्म हेतु पौधे से पौधे 2.5 तथा कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर पर रोपण करना चाहिए। फिर जब आप पौधे लगाने का समय, जब बारिश शुरू हो जाती है तब पौधे में लगाने का समय सही होता है ताकि उसकी ज़्यादा स्थापन में उसका मोटिलिटी उसका जो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा आपका लग सके, अच्छी ढंग से लग सके। इसलिए हम लोग जून के लास्ट से सितंबर महीने तक आप पौधे को लगा सकते हैं। जब आप नियमित दूरी पे आपने लगा दिया पौधे, तब अब 1 वर्ष तक इसको आप यूं ही छोड़ दीजिए।
1 साल के बाद फिर इसकी जो है प्रबंधन शुरू हो जाती है। खासकर इसके आकार को नियंत्रित करने के लिए, आकार प्रकार को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रबंधन शुरू होता है। सघन बागवानी के अंतर्गत प्रारंभिक कटाई छटाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए पौधों को जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर पर शीर्ष कटिंग की जानी चाहिए। यह कार्य अक्टूबर दिसंबर तक करना चाहिए। कटिंग के फलस्वरूप मार्च अप्रैल में नए प्ररोह उत्पन्न होते हैं, जिनमें से 4 प्ररोहों को चारों दिशाओं में रखकर सभी को हटा देते हैं। यह कार्य मई महीने में किया जाता है। फिर इन 4 प्ररोहों का अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। इस तरह कटाई छटाई करके पेड़ के चारों तरफ 3 से 4 शाखाओं को बढ़ने देते हैं। प्ररोहों की कटाई छटाई के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए या कटे हुए टहनियों पर ब्रोडो मिश्रण का पेस्ट लगाएं। इससे शाखाओं पर रोगों का प्रकोप नहीं होता है। और जब ये फिर कुछ बड़े हो जाते हैं तो उसको 60 सेंटीमीटर की लंबाई पर उसको पुनः काटा जाता है और दोनों टहनियों में सामान्य अंतराल पे 3 टहनियों का चुनाव किया जाता है। इस तरह से तीसरे साल तक में एक पौधा आपका एक आकार ले लेगा और वो आकार जो होगा बहुत ऊंचा नहीं होगा। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो बीच का भाग उसका खुला रखते हैं ताकि कोई भी टहनी बिल्कुल सीधी जाकर के अधिक से अधिक ऊंचाई ना प्राप्त कर सके। इसलिए हमेशा जो टहनियों का चुनाव हो एक दूसरे के विपरीत दिशा में और समान दूरी पर उसकी होनी चाहिए। इस तरह से जब हम 3 साल में वो पूरा आकार ले लेता है, इस तरह से हम रेगुलर रूप में इसको नियंत्रित करेंगे। चौथे साल से लगभग जो है वो फलन आरंभ हो जाता है, ले सकते हैं, उसके फल लेना शुरू कर देते हैं। और फिर हर एक साल फलों की तुड़ाई के बाद उसकी थोड़ी कटाई छटाई करते हैं ताकि आने वाले समय में इसकी बढ़वार उतनी तेजी ना हो जाए जब जो कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी, बीच की टहनियाँ आपस में सटती चली जाए। तो इस तरह से अगर हम इसका छत्र प्रबंधन करेंगे तो आप 20 से 25 साल तक आराम से उस सघन बागवानी से फल ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भीर, जिला जोधपुर के कृषक विष्णु प्रभाकर ने। आप गाय और भैंसों में गर्भ धारण न करने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विष्णु प्रभाकर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पशुओं की आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन बांझपन की समस्या बहुत ज्यादा है। डेयरी पशुओं में गर्भधारण नहीं करने के कई कारण हैं, जैसा कि संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं के प्रजनन अंगों में विकार होना इत्यादि कारणों से पशु समय पर नहीं ब्याते हैं। लक्षण होते हैं बार बार में पशु का ताव में आना, डिस्चार्ज देना, जिसके कारण कभी जैसे अपने नेचुरल बुल से सर्विस कराई, कभी उसको आपने कृत्रिम गर्भाधान कराया तो उसकी बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और मेट्राइटिस और पायोमेट्रा जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। उसमें जैसे पशुओं को सफाई की दवाई जो कहते हैं, प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में 3 दिन तक इंट्रायूट्राइन दवाई दिलाएं और नेक्स्ट 21 दिन बाद जब हीट आता है तो उस ताव को छोड़ें और अगले हीट के अंदर उसको कंसीव कराएं। पशु को हीट में आने के 10 से 12 घंटे बाद में एआई कार्य कराना चाहिए, वो भी प्रशिक्षित डॉक्टर्स की देखरेख में। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भाधान करवा लेते हैं तो आपकी गाय भैंसें समय पर ब्याएंगी और ये पशु साल भर दूध देते रहेंगे। इसका सबसे सरल और उत्तम कृत्रिम गर्भाधान एक उपाय है। यदि बढ़िया बछड़ी हो तो 18 महीने की उम्र में गर्भवती हो जाती है और वो 9 महीने बाद ब्याती है तो 2.5 साल की बछड़ी दूध देने लग जाती है। जब पशु समय पे गर्भित होगा और समय पे हीट में आएगा तो पशुपालक को ज़्यादा लाभ होगा। और अपन 1 वर्ष में 2 बार पेट में कीड़ों की कृमिनाशक दवा दिलाई जाए और उसको हर 6 महीने के अंतराल पे बदलना चाहिए। जैसे कभी पेनाक्यूर,
कभी फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजोनाइड, कभी ऑक्सीक्लोजोनाइड, ताकि एक ही एक दवा को देने से वो उस पर असरदायक कम होती है। इसलिए 6 महीने में एक बार अपने पशुओं को पेट की कृमिनाशक दवा अवश्य पिलाएं। उनको 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से मिनरल मिक्सचर दें। पशु के हीट में आने के 12 से 14 घंटे बाद एआई कराएं। यानी मोटे तौर पे जो सुबह पशु 6 बजे ताव में आ रहा है तो उसको शाम को 6 से 7 तक पीएम पर गर्भाधान करवाएं, और जो शाम को आ रहा है उसको अर्ली इन द मॉर्निंग 10 से 12 घंटे तक। क्योंकि पशु में स्पर्म तो हमने डाल दिया, लेकिन ओवुलेशन कब होता है तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। ये स्थिति सही होगी तो ही आपका पशु गर्भित रहेगा। और आजकल हार्मोनल इंजेक्शन क्यूरालोन, इंजेक्शन रिसेप्टाल इत्यादि बहुत सी दवाइयाँ हार्मोनल, इनसे भी कंसीव दर को बढ़ाया जा सकता है। और समय पे उसको यदि इन्फेक्शन है या पायोमेट्रा है तो सफाई की दवाई डलाएं, और एक हीट छोड़ के दूसरे ही एक हीट के अंतराल पे उसकी एआई कराएं। तो बांझपन की समस्या में प्रॉपर देख रेख और उसका प्रबंधन यदि अच्छा होगा तो निश्चित ही कृषि और पशुपालन से किसान का अधिक फायदा होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।